हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल नॉलेज में। आज का अपना टॉपिक है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। आई होप आपने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं खून की जांच। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये सीबीसी रिपोर्ट। इसमें जो इस साइड आप देख रहे हैं ये पैरामीटर्स। ये पैरामीटर है ना, जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सभी पैरामीटर्स है ना। ये ऑब्जर्व वैल्यू, ये वैल्यू अपन को यह इंडिकेट या बताती है कि जो अपने ब्लड है ना, उसमें ये पैरामीटर्स के एक्चुअल में कितना अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है, ये है, ये पैरामीटर्स की यूनिट है ना। और ये है रिफरेंस वैल्यू। ये रेफरेंस वैल्यू अपन को ये बताती है कि जो पैरामीटर्स है इनका एक्चुअल में अमाउंट कितना होना चाहिए। ठीक है, ब्लड में एक्चुअल में अमाउंट कितना होना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स लैब टू लैब वेरी करते हैं। मतलब इनमें 0.5, 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको दूसरी रिपोर्ट में। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको डिफरेंस देखने को मिले तो आप उस लैब टेक्नीशियन को बोल सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में अपन ये सभी पैरामीटर्स को डिटेल में समझेंगे, है ना। और ये ये जो इनकी वैल्यू आई है, इनसे जो डिसीज होगी इनके कम या ज़्यादा होने से, ठीक है, तो उनको अपन समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर में। अपन देखेंगे कि जो सीबीसी रिपोर्ट्स, ठीक है, उनमें जो पैरामीटर्स जो भी अपन ने पहले देखे, वो पैरामीटर्स को अपन हर एक को इंडिविजुअल समझेंगे, है ना। और उनको समझने के लिए अपन को ब्लड की बेसिक इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। तो उसको समझने के लिए अपन इंट्रोडक्शन टू ब्लड देखेंगे, मतलब ब्लड को थोड़ा बेसिक समझेंगे ना। देन जो पैरामीटर्स है, ठीक है, उनके कम या ज़्यादा होने से पेशेंट में कौन कौन सी डिसीज होती है उनको अपन देखेंगे। देन डिसीज होने पर जो सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में, उनको अपन देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं डिसीज को, है ना। देन उसके बाद अपन ट्रीटमेंट देखेंगे कि जो डिसीज हुई है और जो सिम्टम्स पेशेंट में दिख रहे हैं, उन दोनों के बेस पे अपन कौन से ट्रीटमेंट, अपन कौन से उपचार कर सकते हैं ना। तो ये ट्रीटमेंट अपन 2 टाइप से देखेंगे। एक देखेंगे अपन होम रेमेडीज, मतलब अपन घर पर क्या इंटेक करें या क्या खाए जिससे कि अपने जो पैरामीटर है उनका काउंट नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल हो जाए, है ना। देन अपन मेडिसिन देखेंगे, सप्लीमेंट देखेंगे या फिर क्या मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है, तो अपन अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। टू ब्लड, बात करें अपन ब्लड की, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका पीएच होता है 7.4, हल्का एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ब्लड का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ऑक्सीजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। ठीक है, मेन मेन पॉइंट पे आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जो कि आपको पूरे पैरामीटर है सीबीसी रिपोर्ट में, उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लड सेल, ये मेनली जो ब्लड है मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है ब्लड सेल जो कि 45% होता है। ठीक है, सेकंड है प्लाज्मा जो कि 55% होता है ना। ये लिक्विड पोर्शन है ब्लड में। ठीक है, ब्लड सेल है ना, ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, सेकंड है डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और थर्ड है प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। आपको सीबीसी रिपोर्ट में आरबीसी की जगह कहीं कहीं पर इरिथ्रोसाइट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन ये डब्ल्यूबीसी है, ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट, सेकंड है एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल से कुछ नहीं है, ग्रेन्यूल्स
छोटे छोटे दाने जिन्हें ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइड भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है इयोसिनोफिल्स और थर्ड है बेसोफिल्स, ठीक है। सेकंड है अपना एग ग्रेनुलोसाइड। एग ग्रेनुलोसाइड इनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है लिम्फोसाइट्स, सेकंड है मोनोसाइट्स। अब बात करें ये WBC, बात करें अपन ये ब्लड सेल, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इनका फॉर्मेशन होता है बोन मेरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक। इसके अंदर प्रेजेंट होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा प्लाज्मा का CBC में कहीं मेंशन नहीं, इसलिए अपन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। आई होप कि आपको ब्लड की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो ही गई होगी। नॉलेज तो मतलब जितना अपन को CBC रिपोर्ट में समझने में ब्लड का बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना तो अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है। अपन अब चलते हैं अपनी CBC रिपोर्ट पे, ठीक है। CBC complete blood count is a common blood test that provides detailed information about the components of blood cell। मतलब ये जो अपनी CBC रिपोर्ट है ये अपन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसकी? ब्लड सेल की, ठीक है। ब्लड सेल जिसके अंदर प्रेजेंट है WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये एक टाइप का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट है, ठीक है। आप कहोगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट कैसे? तो ये जो रिपोर्ट है ये अपन को क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे जो अपने पैरामीटर है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनकी क्वालिटी जैसे साइज, शेप, कलर, इनकी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ ही साथ क्वांटिटी, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है इनमें कितना फ्लक्चुएशन आया है इनकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपना फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। CBC रिपोर्ट में अपनी फर्स्ट पैरामीटर देखते हैं RBC, ठीक है। तो RBC जिसे अपन इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। शेप की बात करें तो इसका शेप होता है बाइकॉनकेव, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। इसका कलर देख रहे हो आप, रेड कलर है, क्योंकि इसकी सरफेस से प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेड कलर ऑफ RBC एंड अल्टीमेटली ब्लड का भी कलर रेड होता है, ठीक है। अब साइज की बात करें तो इसका साइज होता है, डायमीटर होता है 7.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। और 2 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। फंक्शन, इस फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जैसे कि अपन ने ब्लड में भी देखा, क्योंकि ये ब्लड में ही प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली ये ब्लड का भी फंक्शन हुआ, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल में होती है 4.5 to 6 मिलियन mm³, ठीक है। देन फीमेल्स में होती है 4.2 to 5.4 मिलियन mm³, ठीक है। अगर ये जो नॉर्मल वैल्यू है इसमें फ्लक्चुएशन आता है, अगर ये कम या ज्यादा होती है तो पेशेंट में कौन सी डिसीज होती है? तो अपन बात करते हैं डिसीज की। अगर ये जो RBC है इसकी वैल्यू नॉर्मल से हाई हो जाए, मतलब जो 6 मिलियन दिख रहे हैं आपको मेल में, अगर इससे 8-9 मिलियन हो जाए तो पेशेंट में पॉलीसाइथेमिया डिसीज होती है, ठीक है। अगर RBC की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाए, मतलब 4.5 से कम हो जाए, जैसे 3-2, अगर ये वैल्यू आपको दिखती है तो मतलब पेशेंट में एनीमिया डिसीज है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप मुझे लिंक कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अपन चलते अपना नेक्स्ट पैरामीटर, ठीक है। देखते अपन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट होता है RBC की सरफेस पे, आप इस पिक्चर को देखिए आप कंप्लीट समझ जाओगे, ठीक है। ये है RBC, ठीक है। इसकी सरफेस पे है ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो कि कैरी करता है आयरन, ठीक है। और ये आयरन बाइंड करके रखता है ऑक्सीजन। तो आप हीमोग्लोबिन के फंक्शन को आप समझ रहे होंगे कि जो ऑक्सीजन है
ये मेनली कैरी करता है आयरन, ठीक है। तो आयरन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल्स में 13.5 टू 17 ग्राम पर डीएल, है ना, और फीमेल्स में 12 टू 15 ग्राम पर डीएल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब वन हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना होता है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 हीम यूनिट प्लस 4 ग्लोबिन चेन से मिलके बना होता है, ठीक है। और वन ग्लोबिन चेन कंटेन करती है 1 एटम ऑफ आयरन। एक ग्लोबिन चेन 1 एटम ऑफ आयरन को कंटेन करती है, तो मतलब आप समझ जाइए कि जो एक हीमोग्लोबिन है वो 4 एटम ऑफ आयरन कंटेन करेगा, ठीक है। नो एच एटम ऑफ आयरन कंटेन करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम आयरन का कंटेन करता है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन कितना एटम ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 4 एटम, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन चेन है और एक ग्लोबिन चेन में एक आयरन प्रेजेंट है और एक आयरन एक ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है। अब नॉर्मल वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि आपने नॉर्मल वैल्यू पहले ही देख ली, ठीक है ना। तो 1 आरबीसी 250 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, मतलब एक आरबीसी के अंदर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं ना। तो एक आरबीसी 2500 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि एक आरबीसी 2500 मिलियन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो कि आयरन का इंपॉर्टेंस कितना है ना, ठीक है। अब बात करें अपन डिसीज की, कि जो नॉर्मल वैल्यू है मेल में अगर इससे कम या ज्यादा हो जाए तो पेशेंट में कौन सी डिसीज होती है, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू अगर नॉर्मल से कम हो जाए, मतलब जो आप देख पा रहे हैं 13, अगर इससे 10, 9 ऐसी वैल्यू आपको दिखती है पैरामीटर में, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे एनीमिया, मतलब पेशेंट में एनीमिया डिसीज है, ठीक है। देन अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू नॉर्मल से हाई हो जाए, मतलब जो 17 है 17 है उससे अगर 19, 20, ठीक है, 19, 20 अगर आपको दिखती है तो पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया डिसीज है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन के कम या ज्यादा होने से कौन सी डिसीज हो रही है पेशेंट में, ठीक है। अब अपन देखेंगे पॉलीसाइथेमिया, जो कि आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन का काउंट नॉर्मल से ज्यादा होने पर पेशेंट में ये डिसीज देखने को मिलती है, ठीक है। अपन देखते हैं पॉलीसाइथेमिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड which can make blood thicker and cause problems like headache, dizziness and increased risk of blood clot। मतलब जो पॉलीसाइथेमिया की डिसीज है इसमें जो पेशेंट का ब्लड है वो थिकर विस्कस हो जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि हेडेक, डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम्स पेशेंट में दिखेगी, है ना। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्लड क्लॉट मतलब जो ब्लड सेल है उसका एक जगह एकत्रित होना, प्लेग का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज इट्स डिवाइडेड, मतलब किस कारण से आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ रहा है उसके बेस पे पॉलीसाइथेमिया को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, जिसे पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपना बोन मैरो है जहां पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है
वो अनकंट्रोल ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने लग जाता है, वहां पर हाइपरप्लेसिया हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेक2 जीन, जेनेस काइनेस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिससे कि जो अपना आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इसका काउंट बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, अपन देखते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। इसमें जो अपना बोन मैरो है वो तो प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि प्रेजेंट होता है किडनी में। इसका फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में हो जाती है हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। जब भी हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो जिससे कि जो अपना बोन मेरो है वो अनकंट्रोल ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने लगेगा। अब हाइपोक्सिया क्यों होती है? तो हाइपोक्सिया इसलिए होती है क्योंकि जो पर्सन अधिक एल्टीट्यूड में रहते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कमी होती है ना। एंड किसी पर्सन में सीयूपीडी लंग से रिलेटेड डिसीज होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तब भी ये हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट में। ठीक है, अपन देखते हैं अपना थर्ड, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो आरबीसी है वो तो फिक्स रहती है, मतलब उसका काउंट बढ़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन जो प्लाज्मा है, जैसे कि अपन ने पहले देखा ब्लड मिलके बना हुआ था प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, तो प्लाज्मा का काउंट कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो आरबीसी है उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखता है ना, तो जिससे कि अपना हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं अपना अब साइन एंड सिम्टम्स, मतलब अगर पॉलीसाइथीमिया है पेशेंट में तो क्या क्या सिम्टम्स लक्षण दिखेंगे पेशेंट में। ठीक है, तो पहले ये इमेज देखिए, इसमें रेडनेस स्किन दिख रही है। ठीक है, इस गर्ल की रेडनेस स्किन दिख रही है, तो मतलब फर्स्ट है अपना रेडनेस स्किन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। ठीक है, अब देखते हैं अपना वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी। ठीक है, और डिजीनेस मतलब चक्कर, ब्लर विजन मतलब देखने में प्रॉब्लम होगा, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, आई होप आप सिम्टम्स समझ गए होंगे। इसके बेस पे आप थोड़ा तो अनुमान या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया डिसीज है। ठीक है, मेनली ये रेडनेस स्किन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, है ना। अब अपन देखते हैं ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया डिसीज है तो क्या ट्रीटमेंट दे अपन, है ना। तो फर्स्ट है अपना होम रेमेडीज, आखिर अपन घर पे क्या इंटेक करें, क्या खाए जिससे कि जो अपना आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन का काउंट नॉर्मल हो जाए, एंड जो विस्कस है, गाढ़ा है, वो थोड़ा थिकर हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो अपन देखते हैं ऑनियन मतलब प्याज, है ना, गार्लिक मतलब लहसुन, बॉटल गॉड मतलब लौकी। अगर इसको अपन खाते हैं तो जो अपना ब्लड है, वो जो विस्कस है वो थोड़ा पतला हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे तो कम करने का काम तो नहीं करती, मतलब लेकिन विस्कस को कम मतलब थिकर कर देगी, है ना, सॉरी थिन कर देगी, है ना। अब अपन देखते हैं मेडिसिन, फर्स्ट एस्प्रिन टेबलेट। एस्प्रिन टेबलेट का मेन यूज होता है ब्लड थिनर, मतलब ब्लड को पतला करने का काम होता है इसका, है ना? तो जैसे ये इकोस्प्रिन 75 ब्रांड के नाम से, है ना। देन अपन देखते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया कैप्सूल, जो कि साइटोड्रॉक्स इस नाम से आपको मेडिकल पे मिल जाएगी, और भी कई ब्रांड है मेडिकल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन इसका मेन वर्क होता है कि जो अपना ब्लड सेल इसका प्रोडक्शन को ये कम करता है। ये मेडिसिन जनरली कैंसर जैसे पेशेंट में, कैंसर के पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, तो ल्यूकीमिया एक कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, उसमें भी ये दी जाती है। अपन अपना एक पैरामीटर है डब्ल्यूबीसी काउंट, जो अपन अभी पढ़ेंगे, तो उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे देखने के लिए अपन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, तो आई होप आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है? अपन ने कवर कर लिया हीमोग्लोबिन, आरबीसी एंड हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट मतलब पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम को ही हिमेटोक्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले रिपोर्ट बताई कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अपन देखते हैं अपने पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम, hematocrit is the volume percentage of RBC blood cell, RBC, in a given volume of
होल ब्लड आफ्टर कंप्लीट सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब जो पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम है ये अपन को परसेंटेज में बताता है आरबीसी का काउंट, एक गिवन वॉल्यूम। मतलब वो वॉल्यूम अपन को पता रहेगा, उसमें एक परसेंटेज में बताता है आरबीसी काउंट होल ब्लड में, है ना। जैसे कि जो अपन सीबीसी करवाने के टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो अपना जो सैंपल लेते हैं लैब टेक्नीशियन, तो उसमें जो एक गिवन वॉल्यूम है उसके अंदर कितनी हिमेटोक्रिट मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम आरबीसी का परसेंटेज कितना है, ठीक है, होल ब्लड में। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखते हैं अपन इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो 40 to 54% मेल में, है ना, एंड फीमेल में 36 to 48। आप इस पिक्चर को देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, है ना। तो इसमें जो नॉर्मल है वो ये टोटल है, ये सैंपल है ना, तो ये टोटल है ब्लड, इसमें ऊपर है प्लाज्मा, देन बीच में है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, देन नीचे है आरबीसी, है ना। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो उसमें आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है नीचे, है ना, ठीक है। देन ये है एनीमिया की कंडीशन, जब आरबीसी का काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है तब आपको देखने में मिलेगी, है ना। देन ये पॉलीसाइथीमिया, जब आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ दिखेगा। अब जो पीसीबी है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये आपको हाई कब दिखेगा, है ना। तो फर्स्ट है पॉलीसाइथीमिया, इस कंडीशन में भी हाई दिखेगा। डायरिया, उल्टी दस्त, है ना, उसमें भी हाई दिखेगा। देन डिहाइड्रेशन, जब पेशेंट को पानी की कमी होगी तब भी ये देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग, उल्टी, है ना। अब देखते हैं अपना पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम आपको कम कब देखने को मिलेगा, है ना। तो एनीमिया, एनीमिया जैसे अपने पहले क्लियर किया होगा, आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। ब्लड लॉस, जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट, जिस कंडीशन में जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है तब भी ये पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेगी, है ना। अब देखते हैं अपन थर्ड है अपना ओवर हाइड्रेशन, मतलब एक्सेसिव वाटर का इनटेक, है ना। एक्सेसिव वाटर मतलब ज्यादा पानी पी लेना, ठीक है। आई होप आपको पीसीबी क्लियर होगा। अब अपना नेक्स्ट पैरामीटर है एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो ये देखते हैं अपन, इंडिकेट्स द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। तो जो एमसीवी है ये अपन को ये बताता है कि जो ब्लड है उसमें आरबीसी का एवरेज साइज कितना है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें अपन तो नॉर्मल रेंज 80 to 100 फेम्टोलीटर, है ना। अगर एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो जो आरबीसी का साइज बढ़ जाता है उसे अपन बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। और ये कंडीशन अपन को कब देखने को मिलेगी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में, है ना। अगर एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का साइज, जो आरबीसी का साइज है वो अगर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। मतलब उस आरबीसी को अपन बोलेंगे माइक्रोसाइटिक, है ना। तो ये कंडीशन अपन को कब दिखेगी, है ना। अपन को जो आरबीसी है उसका साइज डिक्रीज कब दिखेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, है ना। तो अपन अगर इस पिक्चर को देखते हैं तो अपन को आई होप ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मोसाइटिक, मतलब ये नॉर्मल आरबीसी साइज, नॉर्मल आरबीसी का साइज है, ठीक है। तो इसे अपन नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं। आगे और अपन डिटेल में देखेंगे इनको, ठीक है। और अगर आरबीसी का साइज नॉर्मल से कम हो जाता है तो माइक्रोसाइटिक, ठीक है, जैसे लेस देन 80 फेम्टोलीटर, है ना। और अगर आरबीसी का साइज बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं अपन मैक्रोसाइटिक, मतलब मोर देन 100 फेम्टोलीटर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अपन देखते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मतलब जो एमसीवी है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, अगर इसका साइज नॉर्मल रहता है तो भी एक डिसीज होती है, कौन सी, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। बट एक कंडीशन है, अपन ने दो पैरामीटर अपने पहले देखे, कौन से, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। अगर ये कम होंगे, ये पैरामीटर नॉर्मल से कम होंगे और एमसीवी नॉर्मल होगी तो होगा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ठीक, क्लियर है। अगर अपने जो फर्स्ट एंड सेकेंड पैरामीटर थे, कौन से, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, ये अगर नॉर्मल होते हैं और एमसीवी भी नॉर्मल होती है तो कोई सी डिसीज नहीं होगी, ठीक है। जो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है वो नहीं होगा। ये अगर वो फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीटर होंगे तो ही ये डिसीज होगी,
ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा पॉइंट। अपन देखते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच आरबीसी हैज नॉर्मल शेप, ठीक है, एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, जैसे अपन अभी समझा पहले, आई होप आपको क्लियर होगा। आरबीसी का साइज तो सेम रहेगा, मतलब आरबीसी का साइज डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है उसका काउंट रिड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा कब देखने को मिलेगा? ऐसा आपको देखने को मिलेगा एक्सीडेंट में, मतलब जो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है तब देखने को मिलेगा। एंड प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम जो ब्लड है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भी ये एनीमिया आपको देखने को मिलेगी। एंड ड्यूरिंग एमसी मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कब किस कंडीशन में देखने को मिलती है। ठीक है, अब अपने सेकंड देखते हैं अपन, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये कब होगी? ये एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का जो मतलब काउंट है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा, तब ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया is a type of anemia characterized by presence of unusually large abnormal RBC called megaloblast। मतलब अनयूजुअल लार्ज, मतलब जो नॉर्मल है उससे साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये है अनयूजुअल लार्ज, तो उस आरबीसी को अपन बोलते हैं मेगलोब्लास्ट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं, इट जनरली अक्यूर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, जिसे अपन बोलते हैं साइनोकोबालामिन, है ना, और फोलिक एसिड जिसे बोलते हैं फोलेट विटामिन B9। मतलब ये अपन को कब देखने को मिलेगी? जब विटामिन B12 है ना एंड विटामिन B9 की डिफिशियंसी होगी पेशेंट में, तब ये अपन को डिसीज देखने को मिलेगी। कौन सी? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। देन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रिजल्ट इनटू इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस, मतलब जो डीएनए सिंथेसिस है वो इम्पेयर हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B12 एंड विटामिन B9 की कमी से, डिफिशियंसी से। तो जिससे कि डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हो जाता है तो एबनॉर्मल आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, मतलब आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है। आरबीसी बनती तो है बट एबनॉर्मल बनती है और कम बनती है, जिससे कि आरबीसी का काउंट भी रिड्यूस होता है एंड साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। साइन एंड सिम्टम्स, मतलब क्या क्या लक्षण दिखते हैं पेशेंट में। ठीक है, तो पेशेंट को फैटिक होगी, थकावट सी महसूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, पेलर स्किन, हल्की सी पीली स्किन दिखेगी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, मतलब भूख कम लगेगी पेशेंट को, वेट लॉस, मतलब वजन कम होते जाएगा समय के साथ। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस पॉइंट को अपन समझते हैं। ये जो है अपना एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये तो अपन को अगर इसका काउंट अगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो ये अपन को ये तो बताता है कि पेशेंट में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि जो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनका इन्फॉर्मेशन भी ये पैरामीटर देता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पैरामीटर। ठीक है, देन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब जो न्यूरॉन सेल है उसमें जो माइलिन शीथ है वो बनी होती है विटामिन B12 की। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो जो न्यूरॉन सेल है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जिससे कि जो पेशेंट है उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखेगी, जैसे कि शरीर में झिनझिनाहट होना। ठीक है, और भी कई सिम्टम्स दिख जाएंगे आपको, जैसे कि बाल का झड़ना एंड सफ़ेद बाल होना। ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो एक बार जरूर CBC पे टेस्ट कराएं ना। आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रिच डाइट, मतलब विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रिच डाइट खाने में ले। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ठीक है, क्योंकि जो विटामिन B12 है ये सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है एनिमल प्रोडक्ट में, जैसे कि मीट, एग एंड मिल्क। ठीक है, अब अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल, मतलब पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, ठीक इत्यादि। देन ऑरेंज एंड पेनट्स, और पेनट्स मतलब मूंगफली, ये भी आप खा सकते हैं। ठीक है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जैसे कि FA20, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो अपना DNA सिंथेसिस इम्पेयर होता है ना, तो इसको ठीक करता है।
अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, तो ये डीएनए से आया। तो डीएनए जो आरबीसी को बनाने वाली प्रिकर्सर सेल है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इसके अंदर डीएनए होता है, तो इसमें इंपेयर हो जाता है, जिससे कि मेगलोब्लास्ट सेल बनती है, मेगलोब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो FA20 है, जो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड रिच टेबलेट है, तो ये क्या करती है, जो अपना डीएनए सिंथेसिस इंपेयर हो रहा है इसको ठीक करती है, एंड जो आरबीसी है एंड हीमोग्लोबिन, इनका काउंट बढ़ा देती है। ठीक, अपन देखते हैं एमसीवी की जब वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है उसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं माइक्रोसाइटिक, और ये अपन को कब देखने को मिलता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है, तो आप अपन समझते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो इसको समझने से पहले एक बार अपन रिपोर्ट को देखते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट अपन ने कवर करा हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। तो जब अपन ने हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी देखा था, तो जब उसका काउंट नॉर्मल से कम हो रहा था, तो अपन को ये पता चल रहा था कि पेशेंट में एनीमिया डिसीज है। ठीक है, पर अपन ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहे थे ना कि पेशेंट में कौन सी एनीमिया है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब एनीमिया का टाइप पता करने के लिए अपन देखते हैं एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जो कि अपना भी रनिंग में है। ठीक है, तो जो एमसीवी है, अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल रहती है, ठीक है, तो आपने देखा कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, अगर एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो आपने देखा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल से कम होती है तो अब अपन देखेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, लेकिन ये जो पैरामीटर है एमसीवी, ये जब ही एक्टिव होगा, मतलब जब ही ये काम करेगा जब ये दोनों पैरामीटर है ना, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, इनका काउंट नॉर्मल से कम रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये जो पैरामीटर है ये लिंक है इन दोनों से है। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक मोस्ट कॉमन टाइप की एनीमिया है, जो कि अधिकतर पेशेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच देयर इज लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। मतलब जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसमें आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, आई होप आपको आयरन का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से पता होगा, इसीलिए पहले आयरन का इतना डिटेल में अपन ने बात करी थी हीमोग्लोबिन में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देन बोन मेरो नीड आयरन टू मेक सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन, विदाउट इट बॉडी कैन नॉट मेक इनफ हीमोग्लोबिन, लीडिंग टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू ब्लड। मतलब जो बोन मेरो है उसको नीड होती है आयरन की, किसको, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। बिना आयरन के जो अपना बोन मेरो वो इनफ हीमोग्लोबिन बना ही नहीं सकता। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको आई होप क्लियर होगा, क्योंकि अपन ने देखा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बना हुआ था 4 हिम यूनिट प्लस 4 ग्लोबिन चेन से। आई होप आपको याद होगा, ग्लोबिन चेन में होती है आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो वही, तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर कीजिए कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो ब्लड की रिड्यूस हो जाती है। ठीक, क्लियर हुआ होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक मतलब जो आरबीसी का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्रोमिक, अब ये पॉइंट है हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक यानी कलर, तो इसका कलर जो रेड कलर है वो हल्का सा कम होता है। ठीक है, जो रेडिश है हल्का सा कम होता है, फीका होता है। ठीक है, ये जो अपना कलर है ये भी एक पैरामीटर अपन जो पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्लियर होगा कि कब आरबीसी का कलर कम ज्यादा होगा। ठीक है, ये अपन देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ठीक है, तो देखते हैं सिम्टम्स कि कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण दिखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। तो फर्स्ट है फैटिक, थकावट सी लगेगी पेशेंट को। देन वीकनेस, कमजोरी सी महसूस होगी। देन पेलर स्किन, हल्की सी पीली होगी स्किन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। और भी कई सिम्टम्स है जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख कम लगना। ठीक है, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। आखिर मतलब क्या मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट करें जिससे कि जो अपना आयरन है उसका काउंट नॉर्मल हो जाए एंड अल्टीमेटली जो आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन का काउंट इंक्रीज हो जाए। ठीक है,
तो अपन देखते हैं इंक्रीज डाइटरी इनटेक, मतलब जो आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है इनको अपन अधिक से अधिक अपनी डाइट में ले। जैसे कि आप ले सकते हैं चुकंदर ले सकते हैं, देन गाजर ले सकते हैं, ठीक है। देन आप फ्रूट में ले सकते हैं अनार ले सकते हैं, है ना, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। देन आप लिव ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि आप पालक, हरी धनिया, मेथी, वैसे अभी सीजन भी चल रहा है तो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी, ठीक है। अपन देखते हैं विटामिन सी रिच डाइट। अभी विटामिन सी क्या करता है, तो विटामिन सी जो आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो डेली अपने खाने में आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जो आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन का काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये विटामिन सी की डिफिशियंसी भी है, क्योंकि विटामिन सी इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, ठीक है। तो आप आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ साथ विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी लें, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हैं आंवला, आंवले में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन सी, ठीक है। देन आप ले सकते हैं टमाटर, देन आप सभी जो खट्टे फ्रूट्स है उनमें विटामिन सी होता है तो आप उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं आयरन सप्लीमेंट, तो इसमें है फेरिसिप एक्सटी, और भी कई ब्रांड मिल जाएगी मार्केट में, आप देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन HRBC रेड ब्लड सेल। तो जो MCH है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये इंडिकेट करती बताती है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका एवरेज अमाउंट कितना है HRBC मतलब एक रेड ब्लड सेल में, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 27 to 33 पिकोग्राम पर सेल, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर MCH की वैल्यू नॉर्मल से हाई होती है तो ये अपन को कब देखने को मिलेगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। जैसे कि आपने पहले देखा कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है इसमें जो सेल होती है वो मेगलोब्लास्ट होती है, मतलब उसका साइज इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब साइज ज़्यादा होगा रेड ब्लड सेल का तो उसमें अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन है वो भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि MCH मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है। देन अपन देखते हैं MCH कम कब होगा, ठीक है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है, ठीक है। तो इसमें जो आरबीसी उसका साइज कम होता है तो अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम रहेगा उसमें, ठीक है। तो जो MCH है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं MCHC मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो जो MCH है ये और ये दोनों सेम है, बस डिफरेंस किसका है, कंसंट्रेशन का। तो अगर अपन कंसंट्रेशन समझ लेते हैं तो ये जो पैरामीटर है एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन कंसंट्रेशन समझने के लिए अपन हलवा का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आप हलवा बना रहे हो, है ना, तो उसमें आपने सबसे पहले आपने पानी ऐड करा समथिंग 1 लीटर, है ना, और उसमें कुछ आपने शुगर ऐड करी। तो आपने कितनी शुगर ऐड करी, है ना, ये कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप जितनी शुगर ऐड ज़्यादा करोगे तो जो अपना हलवा है वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। देन अगर शुगर कम ऐड करोगे जो हलवा है वो फीका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब अपन पॉइंट पे आते हैं। तो इट इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर, है ना, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होती है आरबीसी की सरफेस पर और जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रेड कलर। तो अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जो आरबीसी है उसका कलर ज़्यादा डार्क होगा, रेडिश होगा। देन अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होगा तो जो आरबीसी है वो फीकी होगी, मतलब उसका कलर थोड़ा हल्का होगा, हल्का रेडिश होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। अब देखते हैं नॉर्मल रेंज। तो इसकी नॉर्मल रेंज 32 to 36 ग्राम पर DL, जिसे बोलते हैं नॉर्मोक्रोमिक। अगर ये रेंज होती है तो जो आरबीसी है उसका कलर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। देन अगर जो MCHC है
इसकी वैल्यू हाई होती है तो जो आरबीसी है उसका कलर डार्क रहेगा, है ना, हाइपर क्रोमिक। हाइपर मतलब ज्यादा, क्रोमिक यानी कलर, ठीक है। देन जो अगर इसकी वैल्यू अगर कम होती है, लो एमसीएचसी, है ना, तो जो आरबीसी है वो हाइपोक्रोमिक होगा, उसका कलर थोड़ा फीका होगा, है ना, ठीक है। अपन ये ग्राफ को समझते हैं ना, तो ये जो ग्राफ है ये दो पैरामीटर का लिंक है, एक एमसीवी एंड देन सेकेंड है एमसीएससी, ठीक है। जो एमसीवी है ये अपन को साइज बताता है कि जो आरबीसी है उसका साइज कितना है, कम या ज्यादा कितना हुआ है ना, ठीक है। देन जो एमसीएससी है ये अपन को कलर बताता है कि जो आरबीसी का कलर है उसकी ओपेसिटी कम हुई है या ज्यादा हुई है, ठीक है। अब अपन दोनों का लिंक इस ग्राफ में समझेंगे, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस है इसके बढ़ने से जो कलर है उसकी ओपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। देन जो एक्स एक्सिस है इसके बढ़ने से जो आरबीसी का साइज है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। देन अब अपन जो एक्स एक्सिस है इस पे एमसीबी को रखेंगे, ठीक है। देन वाई एक्सिस पे एमसीएससी को, है ना। तो जो एमसीबी है ना, ये बढ़ रहा है तो मतलब जो अपना आरबीसी है उसका साइज बढ़ेगा, मैक्रोसाइटिक, है ना, ठीक है। अब वन बाय वन इन सभी आरबीसी को समझते हैं। तो जैसे ये आरबीसी है तो इसका साइज बढ़ा हुआ है मतलब मैक्रोसाइटिक। देन जो कलर है वो कम हुआ है, उसकी ओपेसिटी कम है, फीका कलर है, तो मतलब हाइपोक्रोमिक। तो कौन सी एनीमिया हुई, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया, ठीक। अब देन इसको समझते हैं, इसमें क्या हुआ है कि जो साइज है वो भी बड़ा हुआ है, देन कलर नॉर्मल है, तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जो कि अपन को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में इस टाइप की आरबीसी देखने को मिलती है, ठीक है। देखो आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि उस टाइम अपन ने पढ़ा था कि जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं उसको, ठीक है। देन अपन इसको समझते हैं, इसमें जो साइज है वो भी बड़ा हुआ है और कलर भी बड़ा हुआ है, मतलब कलर की ओपेसिटी भी बढ़ी हुई है। तो कौन सी एनीमिया होगी, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। इस टाइप से आप ये सभी को समझ सकते हैं, है ना। अब इसको समझते हैं, तो ये एक नॉर्मल पर्सन में इस टाइप की आरबीसी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कलर भी नॉर्मल है, देन साइज भी नॉर्मल है, तो क्या होगा, नॉर्मोक्रोमिक, है ना, एंड नॉर्मोसाइटिक, ठीक है। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मतलब एनीमिया नहीं होगी, हाँ एनीमिया भी हो सकती कब, जब वो दोनों जो अपने फर्स्ट एंड सेकेंड आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन उसका काउंट रिड्यूस होगा और ये दोनों पैरामीटर मतलब नॉर्मल होंगे, तो इस टाइप की एनीमिया पेशेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसको समझते, इसमें क्या हुआ है, जो साइज है वो भी रिड्यूस हुआ है, देन कलर भी रिड्यूस हुआ है, कलर की ओपेसिटी भी कम हुई है। तो कौन सी एनीमिया होगी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जो कि अपन को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में इस टाइप की आरबीसी देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये जो ग्राफ है, ठीक है। इसके बेस पे अपन मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आरबीसी का कलर एंड साइज कैसा है, ठीक है। अपन देखते हैं RDWCB, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जो RDWCB है ये अपन को ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो रेड ब्लड सेल है इसके साइज में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो अपन ने MCV देखा, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, उसमें अपन को एक्चुअल साइज का पता चल रहा था कि एक्चुअल साइज कितना है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो इसका इंफॉर्मेशन देता है अपन को RDWCB, ठीक है। तो इज अ मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल साइज, ठीक है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 11 to 14, ठीक है, प्रेजेंट, है ना। अब RDWCB हाई, अब RDWCB हाई कब देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। अब ऐसा क्यों, जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसमें तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी होती है एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में तो मैक्रोसाइटिक आरबीसी होती है, मतलब साइज इंक्रीज रहता है एंड एक में डिक्रीज रहता है। तो जो इनका साइज में वेरिएशन है ये
14 है ना, इससे ज्यादा होगा। कौन सी कंडीशन में? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, तो इसलिए जो RDWCV है वो इनमें हाई देखने को मिलता है। ठीक है, अब RDWCV लो कब देखने को मिलेगा? तो ये यूजुअली सीन इन हेल्दी पर्सन, मतलब ये हेल्दी पर्सन में भी देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो वेरिएशन है, अगर वेरिएशन मतलब कि जैसे साइज में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, अब जितना कम वेरिएशन होगा उतना नॉर्मल रहेगा। तो जैसे वेरिएशन अपना कम होते जाएगा तो आरबीसी भी नॉर्मल होती जाएगी, इसलिए ये हेल्दी पर्सन में भी देखने को मिलता है, RDWCV लो। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला पैरामीटर अपना RDWHD। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो दिस मेजर द एक्चुअल डिफरेंस इन साइज बिटवीन आरबीसी। अब ये जो पैरामीटर है ये अपन को एक्चुअल डिफरेंस देता है, एक्चुअल डिफरेंस की इंफॉर्मेशन देता है कि आखिर कितना डिफरेंस है आरबीसी में नॉर्मल एंड जो अपनी एनीमिया हुई है उस कंडीशन में आरबीसी की। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है इसका इंफॉर्मेशन मिलता है अपन को RDWHD पैरामीटर से। ठीक है, तो अब नॉर्मल रेंज की बात करें तो 39 to 46 फेमटोलीटर। ठीक है, तो ये जो अपन को RDWHD है ये हाई कब देखने को मिलेगा? तो एनिसोसाइटोसिस कंडीशन है। अभी एनिसोसाइटोसिस क्या होता है? तो एनिसोसाइटोसिस मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक दोनों टाइप के आरबीसी प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब स्मॉल एंड लार्ज दोनों टाइप के आरबीसी प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो अपना RDWHD है वो हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब RDWHD लो कब देखने को मिलेगा? तो ये यूजुअली सीन है हेल्दी पर्सन में भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पैरामीटर क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैलकुलेशन सीबीसी मैनुअल फॉर्मेट। ठीक, तो सपोज करो कि आपको जो सीबीसी रिपोर्ट है वो कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये आपको पूरी रीड करते समझते आती है ना। तो अब आपके एक रिलेटिव है उनने जो सीबीसी टेस्ट करवाया उनमें उनका जो आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन उनका उसका काउंट रिड्यूस आया, कम आया, तो उन्होंने आपको बताया। ठीक है, तो आप उनसे मैनुअली तो नहीं पूछोगे कि जो पीसीबी है एमसीबी ये कितना है ना। अगर ये उनको पता होता तो वो खुद ही नहीं रिपोर्ट समझ लेते। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से सिर्फ एक पैरामीटर से आप सभी पैरामीटर निकाल सकते हैं ना। तो ठीक है, देन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये फॉर्मूले बहुत बेनिफिट्स रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो सपोज करो हीमोग्लोबिन आपको दिया है 12 ग्राम पर DL। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से अपन सभी पैरामीटर निकालेंगे ना। तो आरबीसी निकालते, तो आरबीसी निकालने के लिए आपको हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 तो अपना निकल जाएगा 4 मिलियन। ठीक है, अब अपन देखते हैं पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम हीमेटोक्रिट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हीमोग्लोबिन इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अपना कितना है? हीमोग्लोबिन अपना 12, तो 12 इंटू 3 ठीक कितना हो जाएगा? 36%। अब अपन देखते हैं एमसीबी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो इसको निकालने के लिए आपको पीसीबी डिवाइडेड बाय आरबीसी करना पड़ेगा, है ना, इंटू 10। तो अपना पीसीबी कितना है? पीसीबी अपना 36% जो कि अपने अभी निकाला है ना, देन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 तो अपना निकल जाएगा 90 फेमटोलीटर, है ना। अब अपन देखते हैं एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, है ना। तो इसको निकालने के लिए आपको हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय आरबीसी करना पड़ेगा इंटू 10, है ना। तो हीमोग्लोबिन अपना कितना है? 12, देन आरबीसी कितना है अपना? 4, तो इंटू 10 तो अपना निकल जाएगा 30 पिकोग्राम, है ना। अब निकालते हैं एमसीएसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। तो इसको निकालने के लिए आपको हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय पीसीबी इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अपना हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन है अपना 12 ग्राम। ठीक है, तो 12 इंटू 36, है ना, इंटू 100, सॉरी
12 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 है ना, तो कितना आ जाएगा अपना 33.3 ग्राम पर DL। ठीक है, आई होप आप फॉर्मूले आपको क्लियर हुए होंगे ना। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, आरबीसी आपको दिया रहेगा 4 मिलियन है ना, देन आपको निकालना है हीमोग्लोबिन, पीसीबी, देन एमसीबी, देन एमसीएच, एमसीएचसी। ठीक है, देन आपको बताना है कि पेशेंट में कौन सी डिसीज है ना, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि आखिर पेशेंट में कौन सी डिसीज है ना, और बाकी ये पैरामीटर क्या क्या है। ठीक है, अब अपन एक क्विक रिवीजन करते हैं, जितने भी अपन ने पैरामीटर देखे उनका सभी का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या क्या समझ लिया है ना, तो अभी तक अपन ने हीमोग्लोबिन, आरबीसी, हेमेटोक्रिट, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, देन आरडब्ल्यूसीपी, आरडब्ल्यूएचडी, तो इतने पैरामीटर अपन ने अभी तक कवर किए हैं है ना। तो अपन फटाक से इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं है ना। तो जो हीमोग्लोबिन है, इसके कम या ज्यादा होने से कौन सी डिजीज हो रही थी पेशेंट में, तो इसके ज्यादा होने से हो रही थी पॉलीसाइथीमिया, देन कम होने से हो रही थी एनीमिया। ठीक है, अब जो आरबीसी काउंट है, इसके इंक्रीज होने से पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया डिजीज हो रही थी, देन कम होने से एनीमिया डिजीज हो रही थी। तो ये जो पैरामीटर है ना, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी काउंट, इससे अपन को ये तो पता चल रहा था कि पेशेंट में एनीमिया डिजीज है कम होने पर एक्चुअल में ये नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन सी टाइप की एनीमिया है। ठीक है, अगर अपने ये जो पैरामीटर है ये नॉर्मल आते हैं, ठीक है, देन जो हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी काउंट कम होता है तो पेशेंट में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगी, मतलब आरबीसी का साइज भी नॉर्मल रहेगा, देन कलर भी नॉर्मल रहेगा है ना। तो इस टाइप की एनीमिया जनरली अपन को प्रेगनेंसी, देन इंजरी, देन एक्सीडेंट जैसी कंडीशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, अपन देखते हैं हेमेटोक्रिट, पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये जो पीसीबी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये अपन को बताता है कि जो आरबीसी है उसका एवरेज वॉल्यूम कितना है परसेंटेज में है ना, ये बताता है एक होल ब्लड में, गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड में। ठीक है ना। अपन देखते हैं एमसीबी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, तो ये अपन को इंडिकेट करता है, बताता है कि जो आरबीसी है ना, उसका एवरेज साइज कितना है। ठीक है, आप देखते हैं एमसीबी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये पैरामीटर अपन को क्या बताता है, ये पैरामीटर अपन को बताता है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन का एवरेज अमाउंट कितना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एवरेज अमाउंट कितना है ना। अब देखते हैं एमसीएचसी, जो एमसीएचसी ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये अपन को ये बताता है कि जो ब्लड है ना, उसका कलर कैसा है, पेशेंट का जो ब्लड है उसका कलर कैसा है, इसकी इंफॉर्मेशन देता है ये पैरामीटर। ठीक है, अपन देखते हैं आरडब्ल्यूसीवी है ना, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ कोफिशिएंट एंड वेरिएशन। तो ये पैरामीटर अपन को ये बताता है कि जो आरबीसी है ना, उसका साइज, उसके साइज में कितना वेरिएशन आया है। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है ना। अपन देखते आरडब्ल्यूएचडी, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। तो ये पैरामीटर अपन को ये इंडिकेट करता है, बताता है कि जो आरबीसी है उसके साइज में कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सभी पैरामीटर समझ में आया होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, जिससे कुछ सीखने को मिला हो, तो एक लाइक, एक शेयर, देन एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।